हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DECE के बारे में। इसका जो है रिज़ल्ट जारी हो चुका है, लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस का जो है अभी ये नोटिस जारी नहीं किया है। तो चलिए इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं क्या क्या देखेंगे। इसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, परीक्षा का विषय, कौन कौन से परीक्षा से सवाल पूछा जाता है, परीक्षा का समय, आयु सीमा, आवासीय मतलब इसके लिए आवासीय क्या होगा, कौन कौन से कहाँ कहाँ रहने वाले व्यक्ति जो है इस पे फॉर्म भर सकते हैं, सीट वितरण, किस किस कॉलेज में इसके लिए कितना सीट है उसके बारे में बात करेंगे। और कट ऑफ रैंक मतलब कितना रैंक तक कौन सा ब्रांच मिलेगा, आज जो है इस सभी के बारे में आज जो है इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर DECE का जो फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटरल एंट्री, मतलब क्या हुआ, साइड से एंट्री। तो डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा प्रवेश प्रतियोगिता और यहाँ पर परीक्षा ये होगा, परीक्षा इसको बोलते हैं पार्श्विक प्रवेश। ठीक है, ये जो है DCEC से हट के है, वो जो है वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, इसका पहला है योग्यता। इसमें जो इसका एग्ज़ाम देने के लिए कौन कौन से एलिजिबल हैं। देखो 10+2 इंटर जो ISC किया है, मैथ से या बायोलॉजी से या एग्रीकल्चर से। किसी किसी के मन में डाउट रहता है कि बायोलॉजी से जो ISC किया है वो दे सकता है कि एग्ज़ाम, तो वो दे सकता है। अगर वो चाहे कि एग्ज़ाम देना है DEC का, उसको इंजीनियर बनने का सपना है, तो इस रास्ते से आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर से भी जो अगर इंटर किया है वो भी जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसका योग्यता क्या, दूसरा योग्यता है 10th किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद ITI किया हुआ होना चाहिए। 10th और ITI अगर कोई भी ब्रांच से किया है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिटर है, डीजल है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है किसी से भी अगर ITI किया है तो वो किसी भी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब सिविल भी मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल मिल सकता है, कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, मैकेनिकल मिल सकता है डिप्लोमा में। ठीक है, तो ये दोनों क्राइटेरिया जो है इसमें एलिजिबल है। एक इंटर किया हुआ होना चाहिए मैथ से या बायोलॉजी से या एग्रीकल्चर से। इसमें जो है जो आर्ट्स से इंटर किए हैं उसके लिए ये नहीं है। क्लियर। उसके बाद 10th किया होना चाहिए और 2 ईयर का ITI किया होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, दोनों एलिजिबल है। क्लियर। यहाँ पर ITI जो है अगर प्राइवेट से भी किया है तो वो भी एलिजिबल है, और जो सरकारी से किया है वो भी एलिजिबल है। कोई भी ब्रांच का हो, और उसको अगर सिविल लेना होगा या मैकेनिकल लेना, कोई भी ब्रांच ले सकता है पॉलिटेक्निक में। इसमें मज़े की बात ये है कि पॉलिटेक्निक जो है 2 साल में जो है ये क्लियर हो जाता है। इसका जो ड्यूरेशन है इस रास्ते से जाने पर 2 साल में पॉलिटेक्निक जो है 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। 2 साल में कंप्लीट, 2 साल में जो है आपका पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाएगा इस रास्ते से जाने पर। ठीक है, तो ये हो गया इसका योग्यता। अब देखो परीक्षा का विषय, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है। भौतिक विज्ञान में 50 क्वेश्चन रहेगा, और रसायन विज्ञान से 50 क्वेश्चन रहेगा, गणित विज्ञान से 50 क्वेश्चन रहेगा, और पूर्णांक की संख्या 200 200 200 मतलब 600 पूर्णांक रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा। समय आपको दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट, मतलब 60 दूनी 120 और 15
ये हो गया कितना 135 मिनट 150 क्वेश्चन, ठीक है। और इंटर स्तर का प्रश्न रहेगा, ये 10th स्तर का प्रश्न इसमें नहीं रहता है, वो इंटर लेवल का क्वेश्चन इसमें रहेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर मान लो कि आपका 120 सही हुआ और उधर जो है आपका 30 गलत हो गया, तो 120 गुना 4 कर दीजिए, 120 गुना 4 तो 480 हो गया, उसमें 30 अंक घटा दीजिए तो 450 नंबर आपका बनेगा। क्लियर? इस तरह से आपका इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है। तो ये परीक्षा का सब्जेक्ट है और ये क्वेश्चन जो पूछेगा किस स्तर का पूछेगा, इंटर लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर? तो ये जो है इसका जो है परीक्षा का विषय है। अब जो है अगले टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा। इसके लिए जो है आयु सीमा क्या है, एज लिमिट। इसका अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। अधिकतम जितना भी हो सकता है 40, 50, 35, 30, कोई भी एज का जो है व्यक्ति इसको जो है एग्ज़ाम दे सकता है। क्लियर? अब आवासीय में देखो, आवासीय में कौन कौन से अब रहने वाले कहाँ के रहने वाले व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक तो पहला है कि जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार के निवासी होना चाहिए। पहला कौन सा है कि जिनके माता पिता या पति पत्नी बिहार के निवासी हैं वो भर सकता है। दूसरा, जिनके माता पिता पति पत्नी निबंधित शरणार्थी हैं, मतलब कि ये जो है बिहार के व्यक्ति नहीं हैं, वो बाहर से आकर के यहाँ बसा है और बिहार सरकार से उसको परमिशन मिल चुका है, उसी को बोलेंगे निबंधित शरणार्थी। और वो भी जो है व्यक्ति यहाँ पर एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तीसरा आवास में क्या है कि जिनके माता पिता पति पत्नी रहने वाले दूसरे राज्य के हैं, लेकिन वो बिहार में कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, वो भी जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? चौथा है जिनके माता पिता पति पत्नी पुनर्गठन पूर्व बिहार के वैसे कर्मचारी हैं, मतलब बिहार का जो पुनर्गठन के पहले, जैसे बिहार झारखंड पहले एक ही था, तो वैसे कर्मचारी हैं जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ है, मतलब जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसका जो है अभी विभाजन नहीं हुआ है और उनका जो है पद बिहार या झारखंड राज्य में अभी भी स्थानांतरीय है, मतलब उसका जो है तबादला बिहार से झारखंड भी हो सकता है और झारखंड से बिहार भी हो सकता है, वो भी व्यक्ति जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। क्लियर? चलो, अब पांचवा है कि जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार में पदस्थापित भारत सरकार, मतलब भारत सरकार के कर्मचारी हैं, लेकिन वो जो है बिहार में है, क्या है, बिहार में वो काम कर रहे हैं या भारत सरकार द्वारा संचालित कारखाना या पीएसयू के कर्मचारी हैं, मतलब कि भारत सरकार के द्वारा जो संचालित किया जाता है कारखाना हुआ, पीएसयू हुआ, वो बिहार में है और बिहार में वो काम कर रहे हैं, तो उनका जो है वो भी एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। क्लियर? और छठा है जिनके माता पिता पति पत्नी राष्ट्र संघ के कर्मचारी हैं और बिहार में पदस्थापित है, मतलब बिहार राष्ट्र संघ के कर्मचारी हैं और बिहार में पदस्थापित है, तो उसको जो है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था आवासीय और ये आयु सीमा। अब अगला प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे। पॉलिटेक्निक कोर्स की अवधि इसमें 2 साल का होता है, मतलब आपका जो है इस माध्यम से अगर पॉलिटेक्निक करते हैं डिग्री सेम रहेगा, लेकिन उस जो है आपका 2 साल में ही आपका जो है पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे 10th स्तर से करने के बाद उसको 3 साल लगता है और आप जो है अगर इंटर से या ITI करके करेंगे तो आपको जो है 2 साल में आपका पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है सीट वितरण का बात कर लेते हैं कि कितना इसमें सीट रहता है पॉलिटेक्निक ये DECE में कितना सीट है और किस कॉलेज में कितना सीट है वो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो
अब यहाँ पर देखो सीट वितरण, टोटल सीट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है 10th स्तर पे जो है टोटल सीट जो है पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट में टोटल सीट है 16,170। कितना है? 16,170 सीट है टोटल, सब ब्रांच मिला करके। तो उसमें जो है इसका जो 10% इस कॉलेज का, इस सीट का 10% कॉलेज DECELE जो है इसके द्वारा सीट को भरा जाता है। मतलब DECELE का जो सीट है वो जो है प्रत्येक कॉलेज में 10% सीट है। मतलब अगर किसी कॉलेज में 360 सीट है तो 36 सीट जो है वो किसका है, किसके थ्रू भरा जाएगा? DECELE के थ्रू भरा जाएगा। क्लियर? अगर किसी कॉलेज में सिविल ब्रांच का 120 सीट है तो उसमें 12 सीट जो है सिविल ब्रांच का इसमें किससे भरा जाएगा? DECELE के द्वारा भरा जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से जो है प्रत्येक कॉलेज में, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो 10th स्तर का जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें जो 10th स्तर में टोटल सीट है 16,170, इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 1617। तो 1617 सीट जो है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज है और वो कौन सा है? गवर्नमेंट है। कौन सा है? गवर्नमेंट है। मतलब 1617 सीट के लिए जो है ये जो है DECELE के द्वारा इसको जो है फिलअप किया जाएगा। और 1617 सीट जो है इसमें सभी कॉलेज और सभी ब्रांच मौजूद है। मतलब जितना भी ब्रांच है इसमें सभी ब्रांच मौजूद है। अब यहाँ पर देखो कि सीट कैसे डिवाइड किया जाता है। तो 10%, अगर किसी कॉलेज में सिविल में मान लो कि 120 सीट है, ठीक है, तो उसका 10% निकालेंगे तो 12 सीट हो गया। तो 12 सीट जो है किससे भरा जाएगा? इसके थ्रू भरा जाएगा, DECELE के द्वारा भरा जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज में कौन कौन सा डिग्री होता है, जिसके डिग्री से जिस पर जो है उसके लिए जो है एडमिशन लेते हैं, कौन कौन सा डिग्री है अभी बात कर लेते हैं। इसमें टोटल डिग्री जो है वो 17 है। कितना है? 17 डिग्री है। टोटल कितना डिग्री है? 17 डिग्री है। अब वो 17 डिग्री कौन कौन सा है उसके बारे में बात करते हैं। सिविल है, पहला है सिविल, उसके बाद है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। उसके बाद जो है अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। उसके बाद है फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, मतलब आग जो लग जाता है उसके लिए जो है उसका तकनीकी वो फायर टेक्नोलॉजी हो गया। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है। उसके बाद है गारमेंट टेक्नोलॉजी, फैशन एंड क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप। उसके बाद है फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। उसके बाद मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस। उसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये सभी ब्रांच है, जिस ब्रांच से इस सभी ब्रांच पर 10th स्तर पॉलिटेक्निक से भी एडमिशन होगा और 12th स्तर पॉलिटेक्निक से भी इसमें एडमिशन होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये सभी ब्रांच है जो कि जिसमें जो है एडमिशन आप लोगों का होने वाला है। तो अब जो है इसमें अगर पता करना, इसमें अगर जानना हो कि मतलब कौन सा ब्रांच आपके लिए सही रहेगा, तो अभी तक जो देखा गया है वैकेंसी के लिहाज से सिविल ब्रांच में बिहार में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आता है। उसके बाद अगर आपको रेलवे में ड्राइवर बनना है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये आप ले सकते हैं। ये तीनों में से जो है आप जो है ड्राइवर बन सकते हैं, रेलवे ड्राइवर बन सकते हैं। क्लियर। और ये फायर टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप अपना ब्रांच इसमें चूज कीजिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि इसका जो है कितना रैंक तक आप लोगों का सिलेक्शन होगा और कितना सिलेक्शन जो है उसके बाद जो है सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बारे में हम अब जो है बात कर लेते हैं। ठीक है। अगर इसको कॉपी करना चाहो तो इसको कॉपी कर लो।
हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सीट वितरण समझ लेते हैं कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी में कितना सीट है, और अगर आपका कैटेगरी की इसके अंदर आपका रैंक है या इसके आसपास है, मतलब 150 इसके आसपास मतलब ज़्यादा भी है, वो भी एलिजिबल हैं। चलो, तो सबसे पहले टोटल सीट है 1617। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, प्राइवेट का बात नहीं कर रहे हैं। तो 1617। तो जनरल रैंक अगर आपका 1617 के आसपास 1800 2000 तक है तो आप जो है आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ये आप कंफर्म रहिए। मतलब 2000 2500 तक भी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट इसमें ऐसा है जिसका कम रैंक है, अगर उसके मन मुताबिक अगर उसको ब्रांच नहीं मिलता है तो वो छोड़ देते हैं। तो आपका 2000 या 2500 रैंक तक भी है तो आप जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी ब्रांच में मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिविल ही मिले, इलेक्ट्रिकल ही मिले, वो डिसाइड होगा काउंसलिंग होने के बाद। ठीक है, तो इसमें जो है अगर इसका जो है एससी जो है 16% आरक्षण है, तो 16%, तो इसका 16% निकालेंगे तो ये कितना हो गया 258। अगर आपका एससी कैटेगरी में 258 के आसपास रैंक है, आपको कोई ना कोई जो है ब्रांच, ये सभी ब्रांच का मिला करके बात कर रहे हैं, कोई ना कोई ब्रांच जो है आपको सरकारी में मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद एसटी में जो है 1% है, मतलब 16 सीट है। अगर आपको आपका रैंक एसटी में 16 से कम है तो आपको जो है कोई ना कोई सरकारी ब्रांच मिल जाएगा। उसके बाद ईबीसी में 18% है, तो ईबीसी में अगर 291 के आसपास रैंक है, 300 है या इसके अंदर है, तो आपको कोई ना कोई सरकारी कॉलेज में कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाएगा। बीसी में 12% है, 194 सीट है। अगर यहाँ पर 194 के आसपास रैंक है बीसी कैटेगरी में, तो आपको जो है कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आरसीजी 3% मतलब 48 सीट है, अगर 48 के अंदर रैंक है आरसीजी कोटा में या फिर जो है इसके आसपास 50-60 भी रहेगा, तब पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत स्टूडेंट ऐसा है जिसका रैंक कम है, वो एडमिशन नहीं लेना चाहेगा मन मुताबिक, अगर उसको ब्रांच नहीं मिलता है तो। ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, उसमें 162 सीट है। अगर 162 से अंदर आपका रैंक है या इसके आसपास है तो आपको जो है कॉलेज कोई ना कोई ब्रांच में मिल जाएगा। क्लियर। तो अब ये तो हुआ जनरल की बात कर रहे थे। अब जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग जो सीट है, कैटेगरी वाइज जो अलग अलग सीट है, जनरली 40, 44, 45 कॉलेज है गवर्नमेंट, और जनरली जो है 90 या 120 या 190 हुआ, 120 हुआ या 60, यही तीनों कॉलेज, यही सीट की संख्या रहता है सिविल में कॉलेज में। ठीक है। तो 45 हो गया, तो इसका अगर हम एवरेज निकाल लें, ज़्यादातर रहता है 60 ही। ठीक है। तो 60 हो गया, इसको 60 से गुना कर दो तो ये हो गया 56 30 और 6 के 24 3 27। 2700 जो है 2700 मतलब 3000 के आसपास सिविल का सीट है। कितना है? सिविल का सीट है। तो सिविल का सीट है 3000। इसका जो है 3000 का 10% निकालो, कितना हुआ? 300। मतलब 1617 में 300 सीट जो है सिविल का है। कितना है? 300 सीट है। तो अगर आपका रैंक जो है रैंक जो है 300 के अंदर आता है तो कंफर्म है कि आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। इसमें भी 300 में जो है कैटेगरी वाइज बटा हुआ है। जैसे कि अगर एक कॉलेज में 60 सीट है तो 10% 6 सीट हो गया, तो 6 में जनरल का होगा 3 गो और एक होगा ईबीसी का, एक इस तरह के, इसी के अकॉर्डिंग जो है ये बटा हुआ सीट रहता है। तो इस तरह से जो है इसमें जो है सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपका अगर रैंक 2500 के अंदर है तो आप इसमें काउंसलिंग ज़रूर करवाइए। आपको जो है पहले जो है मनचाहा ब्रांच डालिए, मनचाहा कॉलेज डालिए, उसके बाद जो है
उसके बाद जो है बाद वाला जो आपके मतलब जो आपका इच्छानुसार नहीं है उसको बाद में डालिए। और कोशिश कीजिए अगर आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट में लेना चाहते हैं तो प्राइवेट में भी हो जाएगा, लेकिन वो डोनेशन पे होगा, उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके लिए आपको खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। और इसमें स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। 2 साल में आपको लगभग जो है 10-12 हज़ार पहले तो मिलता था, अभी पता नहीं कितना मिलता है, लेकिन 10-12 हज़ार से ज़्यादा ही मिलेगा पर ईयर। तो 2 साल रहिएगा तो 2 साल आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से ये पूरा इसका जो है DECLE का जो है पूरा इसका सेटअप है। इस तरह से जो है एग्ज़ाम होता है। इसमें इतना सीट है, इसको अच्छे से आप लोग इस वीडियो को समझ लीजिए। क्लियर। और इसका अभी तक काउंसलिंग का जो है डेट नहीं निकाला गया है, इसका काउंसलिंग का फॉर्म भी नहीं निकाला गया है। जब इसका काउंसलिंग का फॉर्म आएगा तो आपको जो है हम सूचना दे देंगे यूट्यूब के माध्यम से, और आप जो है वो किस तरह से उसमें अप्लाई कीजिएगा, कैसे फॉर्म भरना है, वो सारा प्रोसेस हम बताएंगे उस वीडियो में। ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, तब आएंगे अगला वीडियो लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।